नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने एक व्यूवर का कमेंट दिखाना चाहता हूं जो उन्होंने मेरी पिछली वीडियो पर किया था। इन्होंने लिखा है, मैंने 4 जुलाई को सिर्फ फॉर्म 19 भरा है, अभी तक क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल दिखा रहा है। मेरी डेट ऑफ एग्जिट 30 जून 2025 है, मैंने फॉर्म 10C नहीं भरा, क्या मेरा क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा? दोस्तों, अगर आपका भी डेट ऑफ एग्जिट अभी जो है अपडेट हो चुकी है, आपने सिर्फ फॉर्म 19 भरा है और आपके मन में भी यही सवाल है कि क्या फॉर्म 10C नहीं भरने से मेरा क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होते ही सिर्फ फॉर्म 19 भर देना काफी है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि हर हाल में फॉर्म 19 और फॉर्म 10C दोनों साथ में भरने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपने ये आज बात करने वाले, तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर सही बात क्या है, अपने ये जान लेते हैं। डेट ऑफ एग्जिट का इसमें क्या रोल है, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C में क्या अंतर है, किस स्थिति में कौन सा फॉर्म भरना चाहिए और क्या सिर्फ फॉर्म 19 भरने से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है या नहीं, इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात साफ कर दूं, ईपीएफओ में हर मेंबर का केस एक जैसा नहीं होता है। यही वजह है कि कई बार आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति कहता है कि मैंने सिर्फ फॉर्म 19 भरा और पैसा मेरे पास आ गया, ठीक है, और वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे फॉर्म 10C भरना पड़ा। अब जो लोग पहली बार पीएफ क्लेम करते हैं उनके मन में यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। और सच कहूं तो पिछले कुछ दिनों में मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में इसे पूरे कंफ्यूजन को हमेशा के लिए क्लियर कर दिया जाए। अब पहले इस व्यूवर का केस समझ लेते हैं। इनकी 3 बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इनकी डेट ऑफ एग्जिट 30 जून 2025 अपडेट है। दूसरी बात, इन्होंने 4 जुलाई को फॉर्म 19 भर दिया। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने फॉर्म 10C नहीं भरा और अब इन्हें डर है कि कहीं इसी वजह से इनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट न हो जाए। अगर आपका केस भी लगभग ऐसा ही है तो आगे जो मैं बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले समझते हैं कि डेट ऑफ एग्जिट आखिर इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है? जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है तो एम्प्लॉयर को ईपीएफओ पोर्टल पर उसकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करनी होती है। यही डेट ईपीएफओ को बताती है कि कर्मचारी उस संस्थान में कब तक काम कर रहा था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, सिर्फ डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाना ही यह तय नहीं करता है कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है। फॉर्म 19 और फॉर्म 10C का चुनाव केवल डेट ऑफ एग्जिट देखकर नहीं किया जाता, इसके साथ आपकी ईपीएस और ईपीएफ से जुड़ी पात्रता और यह भी देखा जाता है कि आप किस बेनिफिट के लिए क्लेम कर रहे हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं और इसी गलतफहमी की वजह से इंटरनेट पर अलग अलग जवाब मिलते हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर फॉर्म 19 और फॉर्म 10C में असली अंतर क्या है और किस स्थिति में कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, और तो दोस्तों अब समझते हैं फॉर्म 19 और फॉर्म 10C में अंतर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म 19 की। अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं और ईपीएफ यानी पीएफ बैलेंस को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म 19 का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपकी सैलरी से जो पीएफ कटता है और एम्प्लॉयर का जो ईपीएफ वाला हिस्सा जमा होता था उससे जुड़े क्लेम के लिए फॉर्म 19 इस्तेमाल होता है। अब आते हैं फॉर्म 10C पर। फॉर्म 10C का संबंध ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से होता है। यानी इसका उद्देश्य पीएफ बैलेंस निकालना नहीं है बल्कि पेंशन स्कीम से जुड़े बेनिफिट के लिए क्लेम करना होता है। यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि पीएफ क्लेम मतलब फॉर्म 19 और 10C दोनों साथ में भरना ही पड़ेगा, लेकिन यह हर मेंबर पर एक जैसा लागू नहीं होता है। अब मैं आपको एक ऐसी गलती बताता हूं जो मुझे रोज कमेंट्स में देखने को मिलती है। कई लोग कहते हैं मेरी डेट ऑफ एग्जिट जो है अपडेट हो गई है, अब मुझे दोनों फॉर्म भरने ही पड़ेंगे। और कुछ लोग कहते हैं मैंने सिर्फ फॉर्म 19 भरा था, मेरा क्लेम पास हो गया, इसलिए सब लोग सिर्फ फॉर्म 19 ही भरो। दोस्तों, इन दोनों बातों को हर केस में सही मान लेना गलत है। क्यों? क्योंकि ईपीएफओ यह नहीं देखता कि किसी दूसरे मेंबर ने क्या किया था। ईपीएफओ आपके अपने रिकॉर्ड को देखता है, यानी आपकी सर्विस डिटेल, आपकी ईपीएफ एलिजिबिलिटी और आप किस बेनिफिट के लिए क्लेम कर रहे हैं, इस आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होती है। अब जरा फिर से इस व्यूवर का सवाल याद कीजिए। इनकी डेट ऑफ एग्जिट है, इन्होंने फॉर्म भर दिया है और लेकिन फॉर्म 10C नहीं भरा है। अब इनको लग रहा है कि शायद इसी वजह से इनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट ना हो जाए। दोस्तों, सिर्फ फॉर्म 10C नहीं भरने से यह मान लेना
कि फॉर्म 19 अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, सही ये डिसीजन नहीं है। जब तक ईपीएफओ आपके क्लेम की जांच पूरी नहीं करता तब तक सिर्फ इस एक बात के आधार पर रिजेक्ट होने की बात नहीं की जा सकती। यही वजह है कि हमेशा कहता हूँ यूट्यूब कमेंट्स या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की सलाह देकर आप घबराइए मत, हर केस अलग होता है, ठीक है। अब एक और बात है दोस्तों, इस व्यूअर ने लिखा है कि उनका स्टेटस अभी भी क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल दिख रहा है। दोस्तों इस स्टेटस को देखकर भी बहुत लोग घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद कहीं क्लेम अटक गया है या शायद कोई गलती हो गई है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका क्लेम पोर्टल पर सबमिटेड हो चुका है और आगे की प्रोसेसिंग बाकी है। यह अपने आप रिजेक्ट होने का संकेत नहीं होता है, लेकिन अगर बहुत लंबा समय बीत जाए और स्टेटस बिल्कुल न बदले तब आगे क्या करना चाहिए। और इस व्यूअर के केस में अब अगली मैं जो स्टेप आपको बताऊंगा वो आप सुनिए। तो सबसे पहले दोस्तों अब वापस चलते हैं हमारे व्यूअर के सवाल पर। इनका सवाल मैंने जैसे आपको बता ही दिया और मेरा जवाब इनको यही है कि नहीं, सिर्फ फॉर्म 10C नहीं भरने की वजह से यह मान लेना कि आपका फॉर्म 19 क्लेम जरूरी रिजेक्ट होगा, सही नहीं है। ये आपको नहीं मानना है कि इसी कारण आपने 10C नहीं भरा है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि किसी भी क्लेम का फैसला सिर्फ इस बात से नहीं होता है कि आपने कौन सा फॉर्म भरा है। ईपीएफओ आपकी रिकॉर्ड, आपकी पात्रता, आपके क्लेम की पूरी जांच करने के बाद ही फाइनल डिसीजन लेता है। इसलिए अगर आपका स्टेटस अभी क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल है तो सबसे पहले घबराइए मत। अगर आपका भी क्लेम अभी सबमिटेड एट पोर्टल दिखा रहा है तो सबसे पहले उसे थोड़ा समय दीजिए। कई बार वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग में कुछ कार्य दिवस लग सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई अपडेट नहीं आता है तब आप दोबारा क्लेम स्टेटस चेक करें। अगर फिर भी कोई आपको प्रगति नहीं दिख रही है तो ईपीएफ ग्रीवेंस के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान बार बार नया क्लेम लगाने या बिना वजह घबराने से आप बचिए। दोस्तों मेरी सलाह आपको यही है कि आजकल यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पर पीएफ से जुड़ी बहुत सारी जानकारी जो है घूम रही है। कुछ लोग अपने केस के आधार पर सलाह दे देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही सवाल आपके केस पर भी लागू हो। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए अपने यूएनए की डिटेल्स, सर्विस हिस्ट्री, डेट ऑफ एग्जिट और क्लेम टाइप देखकर ही फैसला लें। यह तरीका आपको बेवजह की जो परेशानी है ना उससे बचाएगा। अगर आपने फॉर्म 10C भरना आपको पड़े तो अब कई लोग पूछेंगे कि अगर आप बाद में पता चले कि मुझे 10C फॉर्म भरना है तो फिर क्या कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी परिस्थितियों और पात्रता के अनुसार फॉर्म 10C की आवश्यकता बनती है तो उसे अलग से भी दाखिल किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन यह आपके ईपीएफओ रिकॉर्ड और पात्रता पर निर्भर करेगा। इसलिए बिना पूरी जानकारी के जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत निकालिए, ठीक है। और तो आज की वीडियो मैंने आपको बता दिया। आज की वीडियो अपने 4 बातें याद रखनी है इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बताई है। सबसे पहले सिर्फ डेट ऑफ एग्जिट जो अपडेट हो जाने से आपको ये तय नहीं करना है कि फॉर्म कौन सा भरना है। दूसरी बात जो है फॉर्म 19 और 10C का उद्देश्य अलग अलग होता है, ठीक है। तीसरी बात है सिर्फ फॉर्म जो 10C नहीं भरने से यह नहीं आपको मान लेना कि आपका क्लेम है जो रिजेक्ट हो जाएगा। और चौथी बात है अगर आपका स्टेटस अभी क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल है तो पहले प्रोसेसिंग पूरी होने का इंतजार करें, उसके बाद ही आप फाइनल जो है स्टेप अगला उठाना है आपने, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपका जो कंफ्यूजन है वो बेहद जो एक हद तक आपका कंफ्यूजन है जो दूर कर दिया होगा आज की वीडियो ने, ठीक है। अगर आपके मन में अभी भी ईपीएफओ से या पीएफ क्लेम या कोई भी बात से रिलेटेड कोई आपके मन में सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करके बताइएगा, मैं उसका जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है, जिनका पीएफ कटता है। और चैनल पर आए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आप वीडियो वॉच करते हो लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।